तो हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इतिहास की क्लास कर रहे थे, जिसमें हम लोग आज आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 जो कि हमारा क्या है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। इसका जो पार्ट 1 था वो कल कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, वहाँ पर पड़ा हुआ है। और आज ये पार्ट 2 है। तो आज हम लोग चैप्टर 2 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने ख़त्म कर लेंगे। ठीक, हम लोग आज इसको ख़त्म कर लेंगे और 100% समझो पेपर में आएगा क्वेश्चन। यही क्वेश्चन आएगा, आप लोग केवल इतना ही पढ़ के जाइए, 100% पेपर में क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से। तो आप लोग पिछली क्लासेस कर लीजिएगा। तो आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। इसमें भी 3 क्वेश्चन आज देख लेंगे, 3 क्वेश्चन कल देखे थे। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितनी भी पिछली क्लासेस जो हुई हैं उसको भी आप लोग एक बार चेकआउट करके और सारी क्लासेज कर लीजिए। तो आप लोग अगर यूपी बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैंने मैप की भी क्लासेस करवा दिया है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा जाकर पहले चैनल पर देख लीजिए। ठीक, और उसके बाद फिर ये भी क्लास कंटिन्यू करते रहिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर उसके बाद फिर कॉपी ले लीजिए और पेन ले लीजिए, साथ ही में लिखते रहिए क्वेश्चन और आंसर। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग पहला क्वेश्चन कौन सा लिखेंगे, जो मैं बता रहा हूँ वही क्वेश्चन आप लोग को लिखना है। ठीक, ध्यान से देखिएगा कौन सा क्वेश्चन लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग ये अथवा वाला लिखिए। असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। चाहे आपसे ये क्वेश्चन पूछे चाहे ये क्वेश्चन पूछे, आपको आंसर यही देना है। अगर उस क्वेश्चन के अंदर असहयोग आंदोलन का नाम आया तो आपको मैं जो आंसर लिखवा रही हूँ आपको वही आंसर लिखना है। ठीक, वही आंसर लिखकर आना है, आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अभी जो लिखेंगे आप लोग कौन सा लिखेंगे, ये वाला। ठीक, असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक, यही क्वेश्चन आप लोग को लिखना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लिए होंगे। आइए अब इसका आंसर देखते हैं, असहयोग आंदोलन के बारे में जानते हैं। ध्यान दीजिए, हमारा पहला जो उत्तर है, ध्यान से देखिए कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। जो ये उत्तर होगा असहयोग आंदोलन का, ध्यान से देखिए क्या होने वाला है। असहयोग आंदोलन वह आंदोलन था, ध्यान से लिखिएगा। ठीक, असहयोग आंदोलन वह आंदोलन था जिसे महात्मा गांधी ने 1920 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध शुरू किया था। तो इसकी डेट आप लोग याद रखिएगा, 1920 में असहयोग आंदोलन। ठीक, 1920 में असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसे महात्मा गांधी ने 1920 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरू किया था। इसका उद्देश्य था अंग्रेज़ों के अन्यायपूर्ण शासन का शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से विरोध करना। मतलब देखो, शांतिपूर्ण और अहिंसक मतलब कि लड़ाई झगड़ा के माध्यम से नहीं। मतलब देखो, एक हिंसा होता है, एक अहिंसा होता है। ठीक, हिंसा मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़े के माध्यम से, और जो अहिंसा होता है उसका मतलब होता है कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग तरीके से आज़ादी प्राप्त करें। ठीक, तो उसका मतलब क्या था, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब यही निकला कि अंग्रेज़ों के अन्यायपूर्ण शासन, मतलब जो अन्याय करते थे वो भारतीयों के साथ, उसका दमन करने के लिए शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से विरोध करना, ये उसका उद्देश्य था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गई होगा। ठीक, असहयोग आंदोलन अगर मैं आप लोग को अपने शब्दों में बताऊँ, देखो, असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करने, इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे, महात्मा गांधी थे, ये आप लोग को पता होगा। बाद में आगे चल के सन 1920 ईस्वी में चौरी चौरा कांड होने के कारण इस असहयोग आंदोलन को गांधी जी वापस ले लेते हैं। ठीक, इसके माध्यम से उनको आज़ादी नहीं मिल पाती है, या इस आंदोलन को जो चाहते थे कि हम इसके माध्यम से अंग्रेज़ों को दबा देंगे या हमारी मांगें पूर्ण हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, बाद में 1922 में क्या होता है, जब चौरी चौरा कांड होता है तो उसमें क्या होता है, कई पुलिस थाने को भारतीय मिलकर जला देते हैं। ठीक, क्यों जला देते हैं उसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, मैं आप लोग को बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं, ध्यान समझिए। क्या था, देखो, अंग्रेज़ थे, देखो ये पुलिस चौकी थी। ठीक, मान लो ये अंग्रेज़ों की क्या थी, अंग्रेज़ों की पुलिस चौकी थी। तो यहीं पर अंग्रेज़ अंदर बैठे हुए थे। उसके बाद ठीक, इस पुलिस चौकी को चारों तरफ से भारतीयों ने घेर लिया था। ठीक, इस पुलिस चौकी को चारों तरफ भारतीयों ने घेर लिया। तो उसके बाद इसी के अंदर एक जनरल जो था उसने आदेश दिया कि एक खिड़की खोलकर बंदूक निकाल कर गोली मारो। ठीक, अंधाधुंध फायरिंग करो, उसने ऐसा आदेश दे दिया। तो जब उसने ऐसा आदेश दिया,
इस घर के अंदर से या पुलिस स्टेशन के अंदर से जब गोली चलने लगी तो सामने जितने भी लोग थे जो सामने पड़ा उनको क्या हुई, गोली लग गई। ठीक, और इसी से आक्रोश होकर, ठीक, इसी से आक्रोश होकर भारतीयों ने इस पूरी पुलिस चौकी को ही जला दिया। ठीक, तो जब ये पुलिस चौकी को जला दिए थी तो जो अहिंसा थी वो हिंसा में बदल गई। तो इसलिए महात्मा गांधी को दुख हुआ, उन्होंने अपने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक, तो इसमें जो पुलिस चौकी के चारों तरफ आग लगा दी, जितने भी पुलिस वाले थे लगभग 22 पुलिस वाले थे, सबके सब इसी में जलकर राख हो गए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये इसके पीछे की कहानी थी। लेकिन हमें इतना नहीं जानना, बस आप लोग इतना समझ जाइए और लिख लीजिएगा बस। ठीक, तो आइए इसके कारण देखते हैं। 2 कारण कौन कौन से हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसके 2 कारण हम लोग क्या देखेंगे, इसके 2 कारण कौन कौन से हैं। देखो, जो पहला कारण क्या था असहयोग आंदोलन का, जलियांवाला बाग हत्याकांड। मैंने आप लोग को कल पढ़ा दिया है, अगर नहीं देखें देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। इस घटना ने भारतीयों के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति गहरा आक्रोश भर दिया। आक्रोश मतलब गुस्सा, आक्रोश मतलब क्या होता है, गुस्सा भर दिया। ठीक, नेक्स्ट दूसरा कारण जो था वो था रॉलेट एक्ट 1919। ठीक, रॉलेट एक्ट 1919 इसे काला कानून भी कहा जाता था। ठीक, इस काले कानून ने बिना मुकदमे के किसी को भी जेल में डालने का अधिकार दिया, जिससे लोगों में असंतोष फैल गया, मतलब गुस्सा फैल गया। ये भी समझिए, मतलब समझो ध्यान से, क्या समझना है, समझना यहाँ पर ये है कि जो रॉलेट एक्ट था इसमें एक ऐसा नियम बन गया था कि भारतीयों को बिना मुकदमे के, बिना मतलब किसी वारंट के, बिना मतलब अपना दोष जानने के, मतलब बिना जाने ही उनको जब चाहे तब अंग्रेज़ जेल में डाल सकते थे, ऐसा अधिकार था। इसलिए भारतीयों ने इसका भी क्या किया, विरोध कर दिया। तो यही सब कारण थे असहयोग आंदोलन अपनाने के लिए गांधी जी के लिए। ठीक, तो आप लोग इन दोनों को ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लिखेंगे, 15 नंबर, सविनय अवज्ञा। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं। चाहे ये वाला क्वेश्चन पूछे, चाहे ये वाला क्वेश्चन पूछे, चाहे ये वाला पूछे, मतलब तीनों में से चाहे जो क्वेश्चन पूछे, आपको मैं जो आंसर लिखवाऊंगा वही आंसर लिखना है। ठीक, बस याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन शब्द आ जाए बस। ठीक, अब चाहे जितना कारण पूछे, चाहे टिप्पणी पूछे, चाहे जो भी पूछे, ठीक, आप लोग को वही आंसर लिखना है। तो आइए इस क्वेश्चन, इन तीनों में से आप जो चाहें वो क्वेश्चन उतार सकते हैं। ठीक, या आप लोग यही वाला उतार लीजिए, या आप लोग ये वाला उतार लीजिए, जो भी उतारना हो आप लोग उतार लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग आंसर लिखते हैं। ठीक, एक उतारिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग उतार लिए होंगे। आइए आंसर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो हमारे सामने आंसर आ चुका है, ध्यान दीजिए आंसर क्या है, आप लोग लिखते रहिए साथ ही साथ। देखो वीडियो को रोक कर आराम से लिखिया करिए, ठीक, ध्यान से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन वह आंदोलन था जिसे महात्मा गांधी ने 1930 में अंग्रेज़ सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों के विरोध में किया था। देखो जितने भी, देखो आप लोग अगर कॉमन से याद रखना हो खुद समझिए, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे नमक सत्याग्रह आंदोलन, कुछ भी हो, ठीक, सारे आंदोलन किसके खिलाफ चले थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ चले गए थे। तो ये एक लाइन आप हर आंसर में लिख सकते हैं। ठीक, ये एक लाइन आप लोग हर आंसर में लिख सकते हैं कि यह आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, उसके मतलब अन्यायपूर्ण कानून के लिए, या मतलब जो भारतीयों पर दबाव बनाया जा रहा था उसके लिए, कुछ भी जोड़ के लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, ध्यान से देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन वह आंदोलन था जिससे महात्मा गांधी ने 1930 में अंग्रेज़ सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों के विरोध में किया था, शुरू किया था। इसमें लोगों ने अहिंसक तरीके से सरकार के कानूनों की अवहेलना की, मतलब अहिंसक मतलब बताया ना, शांतिपूर्ण तरीके से, और अवहेलना मतलब उसको न मानने की जो इच्छा थी वो जाहिर की। ठीक, मतलब हम अंग्रेज़ों के कानून को नहीं मानेंगे, अवहेलना कर रहे हैं, तिरस्कार करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण सुनो। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण जो थे, पहला जो था वो नमक कानून। ठीक, अंग्रेज़ों ने नमक पर कर लगाकर आम लोगों पर अन्याय किया। ठीक, जो नमक था उसका भी कर लगाया गया, कर मतलब टैक्स लगाया गया। ठीक, ये हो गया।
दूसरा जो कारण था साइमन कमीशन विरोध, इसको मैंने आप लोग को पहले ही पढ़ा दिया था। इसमें एक भी भारतीय सदस्य न होने से देश में असंतोष फैल गया। मतलब एक ऐसी रिपोर्ट आई थी भारत में जिसमें किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। और लास्ट वाला आप लोग आंसर लिखेंगे कौन सा, प्रश्न नंबर 16। ठीक, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला है। देख लो 22 में भी आया था, 24 में आया है, 25 में कई बार आया है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नोट कर लीजिए कौन सा है, ये वाला। ठीक, भारत में राष्ट्रवाद उदय के कारण। ठीक, लिख लीजिए। इसके बाद इसका आंसर देखते हैं। देखो ध्यान से, भारत में राष्ट्रवाद उदय के प्रमुख 5 कारण। मैं आप लोग को 5 कारण बता रहा हूँ। आप लोग को जितना भी याद हो जाए, 3 याद हो जाए 3 याद कर लीजिए, 4 हो जाए 4, अगर 5 याद हो जाए बहुत अच्छी बात है। ठीक, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक, मैं भी बता दे रहा हूँ। तो ध्यान से देखेंगे क्या यहाँ पर। तो उसमें से पहला जो कारण है वो क्या हो जाएगा, ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियाँ। ठीक, पहले जो हेडिंग बनेगी ब्रिटिश शासन में अंग्रेज की शोषणकारी, मतलब जो भारतीयों को दबाने की जो नीति थी। ठीक, उनका जो शोषण किया जाता था। नीतियाँ मतलब कानून या नियम, नियम बोल सकते हो। नीतियाँ मतलब क्या होता है, नियम। ठीक, तो ये हो जाएगा आगे। तो अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों ने भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया। ठीक, किसानों पर करों का बोझ बढ़ा दिया, कर मतलब टैक्स बढ़ा दिया। इससे लोगों में असंतोष और स्वतंत्रता की भावना बढ़ी, मतलब लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ गया और उसके बाद बोले कि अब हम लोग भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, अंग्रेज़ों के अधीन रहकर नहीं जिएंगे। ये पहला कारण था। दूसरा कारण क्या है, ध्यान से देखिए, पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव। ठीक, अंग्रेज़ों द्वारा फैलाई गई आधुनिक शिक्षा ने भारतीयों में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे विचारों को जन्म दिया। इससे नए शिक्षित वर्ग ने राष्ट्र की एकता का संदेश फैलाया। देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये थी कि भारत में उस समय ज़्यादा शिक्षित लोग नहीं थे, इसलिए जो अंग्रेज़ पढ़ा देते थे अनपढ़ों को, वही इनको मानना पड़ता था। ठीक, क्योंकि इनको कानून के बारे में कुछ पता नहीं था। ठीक, तो तीसरी हेडिंग क्या बनेगी, तीसरी हेडिंग ध्यान से देखिएगा। ठीक, भारतीय प्रेस और साहित्य का विकास। प्रेस मतलब जानते हो ना, न्यूज़पेपर जो होता है, अखबार उसको बोलते हैं। ठीक, जहाँ अखबार छपता है उसको प्रेस बोलते हैं। और साहित्य का विकास। ठीक, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने अंग्रेज़ों के अत्याचारों को उजागर किया। मतलब समाचार जब लोग पढ़ने लगे धीरे धीरे, तो उनको पता चला कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर दंगे हो रहे हैं, कहाँ पर भारतीयों को मारा जा रहा है, और लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र और बाल गंगाधर तिलक जैसे लेखकों ने राष्ट्र प्रेम को बल दिया। ठीक, मतलब ये लोग जो थोड़े शिक्षित लोग थे, इन लोगों ने भारतीयों को क्या किया, मतलब राष्ट्र प्रेम के प्रति बल दिया। तो देखो आप लोगों का क्वेश्चन सबसे अलग रहेगा पेपर में, समझ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग को विद्या जो क्वेश्चन बैंक उसमें नहीं मिलेगा डायरेक्ट एग्जैक्ट वैसे, मतलब रहेगा इससे से रिलेटेड, लेकिन एग्जैक्ट ऐसे नहीं मिलेगा। तो आप लोग पेपर में जब लिख कर आएंगे तो एग्जामिनर जब कॉपी देखेगा तो उसको लगेगा हाँ इस बच्चे ने अपने से लिखा है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो आपका सबके साथ मैच नहीं करेगा। तो ये तीसरा हो गया। इसके बाद चौथा वाला लिख लीजिएगा। ठीक, चौथा क्या है, ध्यान से देखिए, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, सामाजिक और धार्मिक सुधार करने वाले कौन लोग थे, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती जैसे सुधारकों ने समाज में जागरूकता फैलाई, लोगों को मतलब अच्छी अच्छी बातें बताई, जागरूक किया और एकता तथा आत्मगौरव की भावना को प्रोत्साहित किया। ये चौथा पॉइंट हो गया। पाँचवा ध्यान दीजिए, पाँचवा पॉइंट कौन सा है, पाँचवा पॉइंट जो है वो है हमारे पास, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक, पांचवा पॉइंट जो हुआ मतलब भारतीयों के द्वारा ही कांग्रेस की स्थापना की गई, कब, 1850 ईस्वी में। ठीक, जो इसके पहले क्या अध्यक्ष थे या बोल सकते हैं स्थापना करने वाले जो थे वो ह्यूम को माना जाता है। आप लोग इतना मत समझिए, बस जानते रहिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। कांग्रेस ने भारतीयों को एक राजनीतिक मंच दिया। ठीक, जहाँ से लोगों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। यही संगठन आगे चलकर आज़ादी के आंदोलन का केंद्र बना। ठीक, यही आगे चलकर क्या बना, आज़ादी के आंदोलन का केंद्र बना। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये पूरा चैप्टर आज के जो दूसरा हमारा चैप्टर थी हो गया कंप्लीट।
ठीक, ये चैप्टर क्या हो गया कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने आप लोग पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, मैप वाला सब याद कर लीजिए। ठीक, एक तरफ से डेली याद करते रहिए, एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन, क्योंकि अभी टाइम है, तब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के साथ। ठीक, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, कमेंट ज़रूर करिएगा आपको क्लास कैसी लगी।